हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जो सीटेट 2022 के ऑनलाइन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर रहे थे। मैंने एक पेपर 2022 का करवा दिया है, बाकी 2018, 19 सभी को मैंने चैनल पे करवाया हुआ है। अब हम 2022 के जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सेकंड पेपर रहेगा। अगर आपने पहला पेपर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके पहले वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जो सीटीपी है उसका सोल्यूशन करवाऊंगी और इसमें मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, पूरी डिटेल से करवाऊंगी, ताकि आप अगर कोई भी क्वेश्चन इनके आसपास से पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बालकों के व्यक्तिगत विकास। बालकों के व्यक्तिगत विकास, फर्स्ट ऑप्शन है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व्यापक के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, या के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चे के विकास दर अलग अलग होती है। अव्यवस्थित या असतत होता है। यहाँ पर आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही रहेगा। तो इसमें कौन सा कथन सही रहेगा? तो फर्स्ट जो कथन है हमारा कि के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जाती है। विकास की हम कभी भी पक्के तौर पर या पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, कुछ हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं किसी बच्चे को देखकर बोल सकते हैं कि ये बड़ा होकर ये करेगा, बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। कोई ज़्यादा खेल रहा है तो उसको देखकर बोल सकते हैं। बड़ा होकर कोई किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में तो बोलेगा कि आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो इस तरह से वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूर्वानुमान हमारा सही हो। तो के कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है, ये बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा इसका। अव्यवस्थित और असतत नहीं होता है विकास, निरंतर और कंटिन्यूस होता है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा विकास के बारे में ही बताना है हमें, कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, सही है ये बताना है। विकास क्रमबद्ध होता है, हमें पता है स्टेजेज में होता है विकास। विकास अव्यवस्थित भी नहीं होता है, हमें पता है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। विकास एक क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकासात्मक प्रतिमान संस्कृति परिवेश से प्रभावित नहीं होते, ये संस्कृति परिवेश से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? तो बच्चे अपने समाज के बारे में जो ज्ञान सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से। बिल्कुल, आस पड़ोस से बहुत सी चीज़ें बच्चा ग्रहण करता है। धर्म से भी, स्कूल से भी और समकक्षीय समूह, अपने जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनसे भी बहुत, अपने साथियों से भी बहुत कुछ सीखता है। तो ये चारों आ जाएंगे, चारों से बच्चा सीखता है। कौशल भी, मूल्य भी और रीतियाँ भी जो समाज में प्रचलित है वो सब इन चीज़ों से सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो यहाँ पे जो अडेप्टेशन होता है उसमें कौन सी जो दो एक्टिविटी शामिल होती है पूछा गया है। समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण व संगठन, या फिर समायोजन व संतुलीकरण या समावेशन व संगठन। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट जो है समायोजन व समावेशन, ये दो एक्टिविटी हैं जो कि हमारी किस में सम्मिलित होती हैं? अडेप्टेशन में सम्मिलित होती हैं, जिसमें फर्स्ट इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो अकोमोडेशन और एसिमुलेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जो हमारा पुराना दिए हुए ज्ञान को चेंज करना, मैनिपुलेट करना या फिर एडजस्ट करना, वो होता है अकोमोडेशन। अगर हम एसिमुलेशन की बात करें तो इसमें पुराने ज्ञान में नए को ऐड किया जाता है। अगर ऐड किया हुआ है तो उसमें पुराने ज्ञान में हम कुछ नया ज्ञान ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा एसिमुलेशन हो जाएगा। लेकिन हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? अकोमोडेशन आ जाएगा। ये जीन पियाजे ने ये जो दी हैं, ये टर्म दी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो एडेप्टेशन में ये दोनों प्रोसेस सम्मिलित होते हैं, समायोजन भी और समावेशन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि बच्चे में कौन कौन से कंसेप्ट विकसित हो गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस तरह बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं। और परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस, लेकिन वो जो मूर्त चीज़ें हैं जिनको देख सकते हैं उन्हीं को हम सीरीज में लगा सकते हैं, लेकिन जो अमूर्त चीज़ें हैं उनको नहीं। तो ये कौन सी अवस्था में होगा? ये होगा हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल में, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या हो जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो रहेगी वो 7 से 11, सॉरी, जो
7 से 11 रहेगी, और जो ये रहेगी पुरुष क्रियात्मक 2 से 7, 0 से 2, और अमूर्त क्रियात्मक रहेगी हमारी 11 एंड अबव। तो ये आपको इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। संवेदी चालक जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चे में। पुरुष क्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्या सिंबॉलिक थॉट विकसित हो जाते हैं, सिंबॉलिक थॉट्स। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्या हो जाता है, लॉजिक आ जाता है। सबसे पहले जो बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है इसी अवस्था में करता है। और इसमें 2-3 कंसेप्ट और बच्चे में आ जाते हैं। एक आ जाता है क्लासिफिकेशन का, कंजर्वेशन का। क्लासिफिकेशन, बच्चा चीज़ों में को अलग करके सीरीज में छोटे या बड़े ऐसे करके लगा सकता है, और सीरीज में भी लगा सकता है। ये अभी पूछा गया वस्तुओं को व्यवस्थित करना, तो सीरीज का भी गुण है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। और एक होता है कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, वो भी इसी संरक्षण का जो संप्रत्यय है वो भी मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चे में विकसित हो जाता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में तो हमें पता है मूर्त चीज़ों के बारे में वह चिंतन करना शुरू कर देता है, और जो परिकल्पनाएं है वो भी किस में करता है, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसमें जो सीरीज में जो वस्तु व्यवस्थित करेगा ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। यहाँ पे पूछा गया है, आप इंग्लिश में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है इसमें, और ये किसने दिया है, ये आपको याद रखना। लेव वाइगोत्स्की ने ये जो टर्म है ये दी है, व्यक्तिगत स्पीच। इसमें जो बच्चा है वो क्या अपनी प्राइवेट स्पीच में बच्चा सेल्फ गाइड होता है, खुद से चीज़ों को बोलकर अपने आप को मोटिवेट करता है, अपने आप सोचता है कि ये काम ऐसे होगा। तो सेल्फ गाइड होता है इसमें। बच्चे की अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत वाक्य बच्चे की सोच में रिकॉर्ड पैदा करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को नियुक्त कर दिए जाने पर घटता जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि टीचर किसी के जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद व मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर। तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, पेडागोजी का ये क्वेश्चन रहेगा। और वैसे इसमें इनाम देकर भी वो क्या कर सकता है, लर्निंग करवा सकता है, लेकिन वो इतना अफेक्टिव नहीं होता है। तो ये हमारा कट जाएगा। सजा तो हमें देनी ही नहीं है बच्चे को, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर रहेगा। अगर बच्चे को ज़रूरत है तो वहाँ पर हम मदद कीजिए, और बच्चे को उसकी मात्रा में मतलब कभी कम मदद कीजिए, कभी थोड़ी ज़्यादा कीजिए। तो इस तरह से स्वरूप में भी बदलाव कर सकते हैं आप। अगर इंग्लिश में देखें, चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स, आपको क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स को चेंज करना है बार बार। अगर बच्चे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से क्लियर करवाएंगे कि आप इस तरह कीजिए, फिर अगले दिन उसको बिल्कुल कम बताएंगे, सिर्फ हिंट देंगे, जिससे बच्चा धीरे धीरे करना सीख जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा मात्रा, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने नहीं देगी। तो पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। तो हमें पता है लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी चरण में है। यहाँ पे क्या दिया है, चरण दिए हैं। तो यहाँ पे सतर नहीं पूछा, 3 स्तर दिए हैं लेवल, और स्टेजेस कितनी है, चरण है 6। तो यहाँ पे आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो यहाँ पे हमें पता है जो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, तो वो खुद को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए ही कुछ कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पूजा है वो दोस्त को सिर्फ इसलिए, उसको खेलने से मतलब है, खुद को अच्छा दिखाने से मतलब नहीं है। तो उसको पूजा को क्या करना है, सिर्फ खेलना है। इसलिए वह क्या कह रही है कि नियमों का हमें पालन करना चाहिए जो शिक्षिका ने बताए हैं, वरना हमें बाहर खेलने नहीं देगी। तो ये क्या है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है तभी आप आंसर देंगे, नहीं तो जल्दबाजी में आप नहीं देखते तो क्वेश्चन हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। तो सबसे पहले यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। इसमें 3 जो चीज़ें हैं वे बिल्कुल सही हैं, जो 3 जो फैक्ट दिए हैं इंटेलिजेंस के बारे में हावर्ड गार्डनर के अनुसार सही है, और एक गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, बुद्धिमत्ता एक शिथिलता अस्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, अपितु कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम में सहबंद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा जो हमारा सही आंसर होगा हावर्ड गार्डनर के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर होगा, बुद्धिमत्ता एक स्थिर एवं स्थायी विशिष्टता नहीं है। ये क्या है, इंटेलिजेंस मल्टीपल, इसमें जो इसके अंदर बहुत सी बुद्धियाँ होती हैं, व्यक्ति में बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती है। जैसे बुद्धिमत्ता किसी सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, ये पितु ये कई प्रकार की होती है। तो किसी में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है। तो इस तरह जो बुद्धि है वो कई प्रकार की बताई हावर्ड गार्डनर ने, ये स्तरीय स्थायी विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा।
बाकी हम बुद्धि को परिपोषित व विकसित कर सकते हैं अगर हमें अच्छा सा जो इन्वायरमेंट दिया जाए बच्चे को, तो वो उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। और इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टायर टू सिंगल डोमेन, तो हमें पता है हार्वर्ड गार्डनर ने तो ये बिल्कुल बोला है कि एकाकी आयाम में सहबंद नहीं किया जा सकता, ये क्या है, बहुआयामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। शिक्षिका की सबसे पहले क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की गई है, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात जो NCF 2005 भी करता है, जो DV ने भी की है, और जो जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन की बात करते हैं वो सभी किस पर, चाइल्ड सेंटर पर फोकस करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर में हम बच्चे को सेंटर में रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें आंसर चूज करना है। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है चाइल्ड सेंटर में। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थी कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, विद्यार्थी को हमें सेंटर में रखना है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षिका भी निष्क्रिय होगी ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये अब की बार जो नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, जिसमें एक तर्क दिया होता था और एक कथन दिया होता था, जिसमें से सिर्फ देख के बताना होता कौन सा सही है, क्या दोनों सही हैं गलत हैं। तो ये एक बार अब की बार नई तरह का जो क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो इसमें देखिए कथन है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे जो कथन है ये कहा गया है कि कक्षाओं में जो लड़के हैं वे गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लड़कों में जो जब वो पैदा होते हैं उसी टाइम से उनमें जो गणितीय जो क्षमताएं हैं वो ज़्यादा होती हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये एक क्या है, तो हमारा जो तर्क है, जो रीजन है वो भी गलत है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हैं। A और R दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है ये पूछा गया है। तो ये आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसको अच्छे से कवर करके जाना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पाठ्यचर्या का लचीलापन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो जितनी भी NCF है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो ये सब किस पे, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, और बच्चे को सेंटर मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और आप उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पाठ्यचर्या का लचीलापन, बिल्कुल पाठ्यचर्या के लचीलापन पर जोर देती है। पाठ्यचर्या का मानकीकरण बिल्कुल नहीं। पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्यपुस्तकों को रट कर याद करवाना, तो ये दोनों गलत हो गए। गैर संदर्भीकरण का मतलब है कि वो जो चीज़ें हैं पाठ्यपुस्तक में जो चीज़ें दी हुई हैं वो उनके जो समझ में ही नहीं आए, जो उनके जो निजी जीवन है उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती। तो गैर संदर्भीकरण का तो कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को समझ में ही नहीं आएगी जो कंसेप्ट दिए होंगे बुक में। तो पाठ्यचर्या का जो लचीलापन पर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चिंतन करना। कि ये पूछा गया है कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, सिर्फ इसको दिखाना मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण। तुलना तो हमें कभी किसी भी, अगर उसमें तुलना की बात की हो तो उसको देखते ही काट देना, ये नेगेटिव में जाएगा। तुलना तो हमें करनी ही नहीं है। तो मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग भी नहीं करना है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, बिल्कुल सही। तो अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना ही मूल्यांकन को केंद्र होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा गया है की व्याख्या करता है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष, रचनावादी का मतलब है कि बच्चा क्रिएटिव होगा, बच्चा क्या होगा, सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। तो बच्चे को हमें क्या रखना है, एक्टिव रखना है। ये आपको याद रखना है। जब भी रचनावादियों की बात आए, जिसमें प्रोवेल हैं या फिर जॉन डीवी हैं या फिर लेओ वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, इन्होंने बच्चे को एक्टिव रखने पर जोर दिया है। तो हमें बच्चे को एक्टिव रखना है। तो इसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है कि व्याख्या करता है। तो इसमें पूछा गया बच्चे के बैठने की तय व्यवस्था,
शिक्षकों का केवल निर्देश देना, बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों का तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में करना। तो बैठने की व्यवस्था में इसमें बच्चा क्या सक्रिय है, तो इसमें कुछ भी नहीं, हमें बच्चे को सिर्फ एक्टिव रखना है। शिक्षकों का केवल निर्देश देना और बच्चों से पूर्व आज्ञा पालन की अपेक्षा करना कि जो टीचर हैं वो सिर्फ ऑर्डर देते रहें और बच्चे क्या करें, उस ऑर्डर का पालन करते रहें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो संरचनावादी हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि हमें सिर्फ बच्चे को क्या करना है, काम देना है और वो ताकि एक्टिव रहे, और जो टीचर है उसको सिर्फ उसकी एज ए फैसिलिटेटर मदद करनी है। तो बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी बच्चा एक्टिव नहीं है। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, इसमें बच्चा एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। तो समालोचनात्मक जो सोच है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा जो एग्जाम्पल है वो बढ़ावा देगा। तो फर्स्ट देखिए 325 प्लस 486 को जमा कीजिए। तो यहाँ पे 2 टर्म दी हुई हैं, इनको सिर्फ हमें ऐड करना, हमें पता है इसका जो आंसर होगा वो हमेशा फिक्स आएगा। तो इसमें क्या क्रिएटिविटी है, ये बिल्कुल क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल नहीं है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो जो बाल अधिनियम है ये किसी एक वर्ष पारित किया गया था और बच्चे को याद होगा तो वो उसका आंसर दे देगा। तो इसमें भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। हमें हमेशा जो क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही क्या होगी, बढ़ावा मिलेगा उसको, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्लोज एंडेड है और ये भी क्लोज एंडेड है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन वे होते हैं जिनका सिर्फ फिक्स आंसर होता है या फिर एक या दो वाक्य का आंसर होता है। तो सवाल को परिभाषित कीजिए। तो सवाल को परिभाषित करना ये भी क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही हो जाएगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सुझाइए। ये बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसमें क्या है, बच्चा बहुत से रीजन और उपाय बता सकता है अपने मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विद्यालयों में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी संस्कृति को कौन सा जो टर्म है वो सही दिखा रही है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आंकलन को बढ़ावा दिया जाता है। तो हमें कभी भी विभेदी, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट आर प्रमोटेड टू मीट स्कूल्स नीड्स। देखते हैं, हो सकता है ये नेक्स्ट है, विविधता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित करना। हमें हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को अगर इंकरेज होता तो ये बिल्कुल सही होता। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी बच्चे को साथ लेके चलना है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसको आँख से दिखता नहीं है, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें सभी को साथ लेकर चलना होता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में भी नहीं बांटना है। तो बच गया कौन सा, हमारा फर्स्ट आंसर ही सही होगा। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आंकलन को बढ़ावा दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, तो ये तो अच्छी बात है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। किसी भी प्रभावी संस्कृति के लिए अगर हम उपयुक्त पाठ्यक्रम लागू करने लग जाएं, शिक्षण शैली विकसित करने लग जाएं, तो ये क्या होगा, ये बहुत सी हमारी संस्कृतियां हैं उनके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को इसमें पूछा किससे बचना चाहिए, यहाँ पर नहीं का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, तो किसी संस्कृति को समझाने के लिए टीचर बिल्कुल शिक्षण शैली को विकसित कर सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। विद्यार्थियों के बीच समान और स्वीकृति को, संस्कृति को बढ़ावा देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमें जो नहीं करना है वो चूज करना है। हमें वैसे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो ये भी बेस्ट है। चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण देना, और ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो जो कम जो लिस्ट है ये यही है, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ये बिल्कुल हमें 4th नंबर पर ही ले रखेंगे इसको, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है विद्यार्थी, शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने, समझने में उन्हें क्या हो रहा है, कठिनाई महसूस हो रही है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ रहा, आप इंग्लिश में देखेंगे तो डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड लेटर्स एंड वर्ड्स। तो ये क्या होगी, हमारी होगी डिसलेक्सिया। क्या रहेगी ये, डिसलेक्सिया रहेगी। वाचन वैकल्य जिसको बोलते हैं, डिसलेक्सिया रहेगी। ये लेखन से संबंधित रहेगी, क्या रहेगी, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित रहेगी, और डिसग्राफिया है जो रहेगी लेखन से संबंधित, और डिसलेक्सिया रहेगी पढ़ने से संबंधित। तो ये हमारा जो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गति दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे बचना चाहिए लिखना, तो नहीं का वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें नहीं का यहाँ पे आंसर देना है, ये नोट वाला क्वेश्चन है। तो हमें जो गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी को सफल समावेशन के करने के लिए किससे बचना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कौन सी होती है, जिन बच्चों को चलने फिरने में कठिनाई हो। चलने फिरने में कठिनाई वाले बच्चों को किस में रखते हैं हम, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रखते हैं। तो इसके लिए हमें किससे बचना चाहिए, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को में शामिल करने के लिए फर्स्ट देखते हैं, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमें गलत का ही आंसर फाइंड आउट करना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें बिल्कुल ऊपर जो मंजिल है वहाँ पर नहीं ले जाना है इन बच्चों को। इन बच्चों को बिल्कुल नीचे वाला जो फ्लोर है उन्हीं पर क्या करना चाहिए, उनके लिए कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं का आवंटन करना चाहिए, क्योंकि इनको चलने फिरने में दिक्कत है। विद्यालयों के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात हो जाएगी। विद्यार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ये भी बिल्कुल सही है। बैठने के विस्तार उचित समायोजन करना। तो जो किस चीज़ से बचना चाहिए हमें, तो ये वाला फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। यहाँ पे फिर से नहीं आ गया, आपको देखना है क्रिएटिव जो बच्चा है उसकी जो पहचान है वो कौन सी नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान, बिल्कुल उसको वो उच्च क्रम में होगा समस्या समाधान, बिल्कुल कर सकता है जो क्रिएटिव माइंड का बच्चा होता है। या अगर इंग्लिश में देखेंगे हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल वो हाई ऑर्डर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल उल्टी होती है। ये जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होता है, आपको याद रखना। जो कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो इंटेलिजेंट बच्चे की हो सकती है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो इंटेलिजेंट से संबंधित होती है, और जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। ये दोनों किसने, जेपी गिलफोर्ड ने हमें बताया है, और उन्होंने ही इसको जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उनको इंटेलिजेंट से संबंधित माना है। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो बच्चा होता है वो इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन क्रिएटिव नहीं होगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें नहीं पूछा है तो अभी सारी सोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवाचार प्रयोग, बिल्कुल वो नई नई इनोवेशन करने में उनको क्या मिलती है, बिल्कुल उनको खुशी मिलती है। बच्चों को जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं जिज्ञासा भी उनमें प्रबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। यहाँ पर फिर बचना चाहिए, यहाँ पर फिर हमें नहीं का आंसर देना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए मतलब बच्चे को सिखाना है, याद कराना है, तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा। समर्थी सहायक विधियाँ लागू करना बिल्कुल सही हो सकता है। संगठनात्मक चार्ट बनाना, ऑर्डर में हम चार्ट बना के दिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, फिर याद करवा रहे हैं, हो सकता है। संबंध प्रस्तुत करना, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम रिलेट करके ही नहीं पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, बच्चे को याद नहीं होगा। तो ये संबंध प्रस्तुत करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 है, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो सीखे जाने वाली सामग्री कैसी होने पर जो विद्यार्थी है वो अच्छे से सीखते हैं, जटिल और व्यापक मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई है कोई भी सीखे जाने वाली सामग्री है तो उससे विद्यार्थी क्या करेंगे, बेहतर सीखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। तो यहाँ पे पूछा है कि शैक्षणिक उपलब्धियों में कौन सा कारक है ऐसा जो बच्चे की जो फेल होने में योगदान देगा। अनुभवात्मक शिक्षा, अगर बच्चे को हम अनुभवात्मक शिक्षा दे रही हैं, एक्सपेरिमेंटल जो भी लर्निंग करवा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अच्छी होगी। बच्चे को क्या करेगा, वो तो सफलता देने में योगदान करेगी, विफलता में नहीं। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये बिल्कुल सही हो सकता है। अगर जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल रिलेट ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसका जिस चीज़ के लिए वो पढ़ रहा है उस चीज़ के लिए उसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, बच्चा बिल्कुल फेल होगा। तो गैर प्रासंगिक जो पाठ्यक्रम है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी दर्शन भी बिल्कुल क्या है, सही है। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र तो बिल्कुल सही होगा। तो इसमें जो विफलता का जो कारण रहेगा वो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम रहेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है उसके 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को मैंने बताया है, चाहे एनसीएफ हो या फिर नेशनल पॉलिसी 2020 हो, एनपीई जिसको बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, कुछ भी हो, सब बच्चे को सेंटर में रखते हैं। आपको बस इतना माइंड में रखना है और आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे पूछा बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसिव बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है।
ये भी बिल्कुल गलत। बच्चे को में ही कुछ एबिलिटी नहीं है ऐसा बोले गए तो बच्चे रटने के माध्यम से एसोसिएट सीखते हैं। तो रटने के माध्यम से बच्चा बिल्कुल नहीं सीखता है। कोई क्या कर सकता है, देख के सीखता है, कोई करके सीखता है। तो ये आपको ध्यान रखना था। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 25 है, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ पर फिर से बचना आ गया तो हमें नहीं का आंसर देना है। यहाँ पे किसी भी जो अगर कंटेंट को या संप्रदाय को आप पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण। ये तो बिल्कुल अच्छा होगा अगर हम उसी कंटेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे को जल्दी समझ आएगा। उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, ये असतत उदाहरण गलत हो जाएगा। अगर उस कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे अच्छे से, तो ये क्या होगा, बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, गैर उदाहरण भी बच्चे के जो सीखने हैं उसमें मदद करते हैं। और ये गैर उदाहरण क्या होते हैं, अगर बच्चे को कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है, अगर उसका हम अलग से एग्जांपल दे दें तो उसकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। जैसे बच्चे को चिड़िया के बारे में नहीं पता है, वह किसी और बर्ड्स को भी चिड़िया मानता है, तो लेकिन हम दिखा के बोल सकते हैं कि ये बर्ड्स चिड़िया नहीं है, ये बर्ड्स मतलब कौवा है, या फिर जो भी दिखाएंगे जिसको भी वो चिड़िया मान रहा है तो ये बर्ड्स वो है। तो उस बच्चे की वो क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी और वो संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 26 क्वेश्चन है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्वयं के ज्ञाता होने, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंदी में। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नो एज, यहाँ पे अपने आप के बारे में अवेयरनेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मेटाकोग्निशन। क्या बोला जाता है, मेटाकोग्निशन। अपने आप के, अपने खुद के बारे में जागरूकता क्या कहलाती है, मेटाकोग्निशन कहलाती है। और इसमें जो बच्चा क्या करता है, कोग्निशन का मतलब होता है दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ों, जैसे कि कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ये सब क्या दिमाग से जुड़ी जितनी भी चीज़ें वो कोग्निशन में आती है। और मेटा, मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड। अगर हम संज्ञान से भी परे सोचेंगे तो वो क्या होता है, मेटा कोग्निशन होता है। इसमें क्या कर सकता है, इसमें प्लान कर सकता है बच्चा खुद के बारे में, प्लान कर सकता है, रिव्यू कर सकता है बच्चा खुद के बारे में, और कंट्रोल कर सकता है। और बच्चा क्या कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में भी रिव्यू करना कि ये गलत है, सोच से परे भी सोचना। अगर वो सोच रहा है कि ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी सोचना क्या कहलाता है, वो अपने बारे में सोचना। तो क्या होता है, मेटाकोग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। हिंदी में क्या बोला जाता है, अधिसंज्ञान को याद रखना। कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको याद रही तो अच्छा है, क्योंकि हिंदी में उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफिकल्टी है उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे, फिर गोल सेट करेंगे, फिर उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके परिणामों की खोज करेंगे। तो ये किसका, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का के रहेंगे स्टेप रहेंगे, ये आपको याद रखना है किसके हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप हैं। 28 क्वेश्चन है, इसमें फिर वो कथन और रीजन वाला क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो इसमें सबसे पहले अभी कथन दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। बिल्कुल ये सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना बिल्कुल सही हो सकता है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने के अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक देता है। तो भ्रांतियों के बारे में अगर चर्चा की जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, सोचने के उन्हें अवसर मिलेंगे, और जिससे कि क्या होगी, बच्चा क्या करेगा, खोज करेगा, फिर उसकी जांच करेगा, उससे उसको शायद। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो सही कौन सा है, और आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। तो यहाँ पे जो 4 जो कथन दिए हुए हैं इसमें पूछा गया है कि किससे जो बच्चा है वो बोर हो जाता है। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर बिल्कुल हो सकता है इससे बोर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर तो उसे मजे आएंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे तो खुशी खुशी करता है, उन्हें सफलता मिलने पर भी बच्चा खुश होता है, कभी बोर नहीं होता उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो अगर हम बच्चे से, कोई भी टीचर कुछ उम्मीद लगाता है तो उससे बच्चे को खुशी मिलती है कि मुझे ऐसा करके दिखाना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर गतिविधि को हम महत्व नहीं देंगे तो क्या होगा, बच्चा बोर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। तो प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का जो अनुचित तरीका कौन सा रहेगा, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज मोटिवेटर।
फीडबैक को अगर हम मोटिवेटर के रूप में यूज करेंगे तो कौन सा तरीका सही नहीं है, यही पूछा है। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, फिर गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना और अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो ये तो बिल्कुल सही है, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। तो ये जो हमारा सेकंड है, ये इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसको चेक कर लेना। मुझे तो इसका जो राइट आंसर यही लग रहा है, तो इन दोनों में थोड़ा डाउट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे हिसाब से, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना होगा। तो इसमें तो जो राइट आंसर हमारा यही होगा। वैसे इसमें चारों सही लग रहे हैं, तो मैं इसके साथ ही जाना चाहूँगी। एक बार आप आंसर की चेक कर लेना। तो ये जो रहेगा ये हमारा 17 जनवरी का जो 2022 में पेपर हुआ था वो हो। तो इसमें विद्यार्थी की क्षमता के केंद्रित प्रतिपुष्टि देंगे तो बिल्कुल उसे अच्छा लगेगा। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देंगे तो उसे बिल्कुल अच्छा लगेगा और अच्छे से काम करेगा। और अन्य विद्यार्थियों की तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि, हमें ये भी बिल्कुल सही है, हमें अन्य विद्यार्थियों की तुलना किए बिना ही अगर फीडबैक देंगे तो ही अच्छा रहता है, तुलना तो हमें करनी ही नहीं होती। तो गतिविधि प्रक्रिया पर केंद्रित, अगर बच्चे से रिलेटेड हम फीडबैक नहीं देंगे, सिर्फ गतिविधि से रिलेटेड देंगे तो ये बच्चे से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर सेकंड ही होगा। तो ये थे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के। नेक्स्ट कल हम करेंगे नेक्स्ट जो पेपर है, जितने भी पेपर हुए उन सबको करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं